दर्शकों, आपका स्वागत है चाय पर चर्चा में। आज शाम की चाय भी हमारे साथ पीजिए और शहर की समस्याओं को सुनिए। हमारे साथ हैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिनय गुप्ता उर्फ गोल्डी जी। गोल्डी जी से हम आज विपक्ष के नेता के रूप में मिलने नहीं आए हैं, बल्कि उनसे एक शहरवासी के रूप में मिलने आए हैं और उनसे हमें जानना चाहेंगे कि इस समय जो दीपावली का त्योहार आ गया है, उस त्योहार के अवसर पर जो शहर की व्यवस्थाएं हैं, उनको उसमें क्या कमियां दिखाई पड़ रही हैं और किस सुधार की जरूरत है। गोल्डी जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। समस्त शहरवासियों को दीपावली, भाई दूज, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पीलीभीत शहर का निवासी हूँ। बांसुरी नगरी पीलीभीत, टाइगर रिजर्व पीलीभीत और भारत के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान रखने वाला हमारा प्यारा पीलीभीत। बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन एक दुर्भाग्य कहना चाहिए हम निवासियों के साथ है कि हम लोग को जो यहाँ पर लोग मिले हैं, जो जनता की सेवा करने का जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, वो लोग जिम्मेदारी इसको पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसका खमियाजा आम जनता को वर्तमान में और काफी समय से भुगतना पड़ रहा है। जिसमें हमारी सबसे बड़ी समस्या है पीलीभीत की गंदगी। पीलीभीत की गंदगी एक ऐसा विषम विषय है जिसको ना चाहते हुए भी समय समय पर उभर के आती है और उसमें कोई सुधार पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूं कि हमें देखने को नहीं मिला है। वर्तमान समय में हमारे पीलीभीत शहर के अंदर नाले बन रहे हैं, लेकिन वो नालों के साथ कितनी परेशानियां जनता को भुगतनी पड़ रही हैं और वो नाले किस क्वालिटी विशेष के बन रहे हैं, ये आम जनता भली भांति जानती है। दूसरा, सफाई का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट ना होने की वजह से जगह जगह गंदगी का ढेर है। इस समय दीपावली के पर्व पर आम जनता अपने घरों का, अपने प्रतिष्ठानों की सफाई करती है। वो अपने घरों का जो गंदगी होती है वो बाहर इस उससे डालती है कि इसे नगरपालिका उठा के ले जाएगी, लेकिन नगरपालिका की इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि वो कूड़ा कहीं जाए और उसका निस्तारण हो। कूड़े से मुझे याद आता है कि एकता सरोवर के पूर्वी गेट की तरफ एक खांचा सा बना है जहां पर शहर भर का कचरा डाला जाता था। उसको लेकर संजीव मिश्रा जी ने कई दिन का अनशन भी किया था। कुछ समय बाद में आज फिर वहां पे कूड़ा वही है और वो एक चीज और भी है कि वो यहाँ से और रोडवेज तक जाने का शॉर्टकट भी है जहां से हर तरफ निकलते हैं और वो गंदगी आज भी है। शायद आपने भी संज्ञान लिया होगा। जी हाँ, किसी समय मैं उस रास्ते से आया करता था। अगर आप बल्लभ नगर की तरफ से आ रहे हैं तो आप क्या कहते हैं डिग्री कॉलेज के पास से निकलेंगे और सीधे मुझे अगर जाटो वाले चौराहे पर आना है या रोडवेज पर आना है तो मैं सीधे उधर से ही निकल के आऊँगा जी। लेकिन इस तरह का कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं हो पाई और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज भी वहाँ पर कूड़े का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। वो प्लाट जो है मेरे ख्याल से किसी व्यक्तिगत का प्लाट है, ना कि किसी सरकारी यानी कि प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें बहुत बुरी तरह से कूड़ा पड़ा रहता है और वो कूड़ा इतनी बुरी तरह से बाहर फैलता है कि आदमी उस रोड पर चाहते हुए भी नहीं जा पाता है, जिसके कारण उसे एक लंबा रास्ता तय करके रोडवेज की तरफ जाना पड़ता है। और जब गंदगी होगी तो नेचुरल बात है कि उधर का वातावरण भी दूषित रहेगा। तो इस तरह के कई क्षेत्र हैं पीलीभीत के शहर के हर कोने पर, हर सीमा पर आपको इस तरह का कूड़े का ढेर देखने को मिलेगा। कूड़े के साथ सबसे बड़ी समस्या है हमारी प्रकाश व्यवस्था की। आपने हालांकि मुझसे ये सवाल नहीं करा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा जी कि अगर आप रात के समय में आप पीलीभीत शहर में निकलें तो मैंने बहुत जनों को देखा है कि अगर वो छतरी चौराहे से लेके अगर वो रोड शुगर फैक्ट्री रोड पर जा रहे हैं या और किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो वो अपने मोबाइल के कैमरे से रोड को देखते हैं। मोबाइल की फ्लैश लाइट यूज करते हुए चलते हैं। जी की लाइट से वो देखते हैं। और हमारी जो हाईवे है टनकपुर हाईवे, उस पर भी कोई लाइट नहीं है। हमारी अशोक कॉलोनी की तरफ आप जाएंगे, सबसे पॉश इलाका है, वहां पे दुकानों की लाइटें हैं, लेकिन क्या कहते हैं नगर पालिका की कोई लाइट नहीं है। ऐसे बहुत सी जगह गैस का चौराया हो गया, बड़ी बड़ी हाई मास्टें लगी हैं, लेकिन वो किस समय जलती हैं, किस समय बंद हो जाती हैं। उसमें मैंने देखा है कि
जनता के एक बड़े प्रतिनिधि का फोटो लगा हुआ, उस पर तो लाइट चमकती है, लेकिन ऊपर की तरफ की लाइट गायब हो रहती है, जो एक सोचने का विषय है। मेरा कहना है कि अगर हमें अपने शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है, यहाँ की जनता को, तो सबसे पहले हमें अपनी सफाई व्यवस्था को बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। अच्छा, नगर पालिका का कहना है कि हमने कई सारी ट्रॉलियां मंगवाई हैं, हाथू ठेले भी मंगवाए हैं, जी मशीनें मंगवाई हैं, और जो उनके हाथ से सामान कचरा उठाने वाले लोग हैं वो वार्ड वार्ड में जाकर कचरा इकट्ठा करके गली गली से ले जा रहे हैं। आप क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये बात तो सही है कि आज हमारे पास साधन काफी हैं। हमारे पास जनता के नगर पालिका के पास ट्रैक्टर, ट्राली और लोडर हैं, अच्छे लोडर हैं, डल्लप भी हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि हमारे पास उनको चलाने के लिए जब उसके अंदर वर्कर ही नहीं होंगे तो उनका उपयोग कैसे हम कर पाएंगे। आज के समय में मैं बल्लभ नगर का निवासी हूँ, वहां पे अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी बल्लभ नगर में काम करने वाले 4 से 5 जने हैं। तो आप जब सुन लिए कि जब 5 आदमी एक बल्लभ नगर में होंगे तो कितनी सफाई व्यवस्था हो पाएगी। नाली साफ होगी तो झाड़ू नहीं लग पाएगी, झाड़ू लगेगी तो कूड़ा नहीं उठ पाएगा, कूड़ा उठेगा तो झाड़ू नहीं लगेगी। तो डे बाय डे के हिसाब से काम होता है, और जब काम होता है तो जो चीजें कल साफ हुई होती हैं वो फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाती है, तो आपको सफाई नजर ही नहीं आती है। और यही समझता हूँ रेगुलर तरीके से वो काम नहीं हो पाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे पास जो जितनी जरूरत हमारे नगर पालिका के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की है, सफाई कर्मचारियों की है, वो कर्मचारी संविदा रूप में भी और स्थायी रूप में हमारे पास है ही नहीं। तो जो हमारे पास संसाधन हैं उनका होते हुए भी हम उपयोग उतनी तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से हमें करना चाहिए। यानी कि नगर पालिका को अपने यहाँ बहुत सारे कर्मचारियों को भर्ती करने की जरूरत है, वो चाहे परमानेंट करें या कॉन्ट्रैक्ट पे करें। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, एक समस्या शहर में जाम की है जी, और ये जाम इतनी भयंकर होती है कि लोग घंटों तक कई बार फंस जाते हैं। जी हाँ। क्या लगता है आपको किस तरह के काम की जरूरत है? एक आपका थाना सुनगढ़ी से शुरू होती है जाम, और थाना सुनगढ़ी से गैस वाले तक तो जाम का ऐसा लगता है कि परमानेंट निवास है। जी जी जी। क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? देखिए, जाम की स्थिति हर जगह है। हमारे पीलीभीत के अंदर जाम इसलिए आपको ज्यादा नजर आता है क्योंकि यहाँ की रोडें ज्यादा चौड़ी नहीं है। जाम आपके बरेली में भी है, सब जगह है। और जाम का आज की तारीख में मुख्य कारण है जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन हमारे बड़े हैं। ई रिक्शा तो बड़ी हैं, हत्तू रिक्शा खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके स्थान पर ई रिक्शा आ गई है। और प्रशासन हमारा उन ई रिक्शा का रूट आज तक निर्धारित नहीं कर पाया है। जिस तरह से आप देखते होंगे, कहना नहीं चाहिए, वो व्यवस्था यहाँ पे करना चाहे प्रशासन कर सकता है। अगर आप उत्तरांचल में जाएं तो पर्यटन स्थल है हमारा नैनीताल जी, तो वहाँ पे एक समय पे रिक्शा वाले जो हत्तू रिक्शा वाले हैं वहाँ पे ई रिक्शा नहीं देखने को मिलेगी। तो वो एक तरफ से चलते हैं, जब एक गंतव्य पे पहुंच जाते हैं तो दूसरी तरफ से चलते हैं, जबकि वहाँ पे एक समय में पीलीभीत की जितनी पॉपुलेशन रहती होगी उससे ज्यादा पर्यटक वहाँ पे आता है, दिनों के हिसाब से आता है जी। लेकिन वहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था रहती है, प्रशासन ने सजग रहता है, तो उसने वहाँ पे उसको बना रखा है। ये व्यवस्था जो है प्रशासन का काम है। एक बार मेरी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने कहा भाई इसमें राजनीतिक दबाव हम पे रहता है। कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता, तो मैंने गलत बात है। क्या राजनीतिक दबाव के चलते हम पूरे शहर को जाम पे जाम? नहीं, कौन राजनीति? अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आपसे ये कहा, पहली बात तो मैं मानता नहीं, अभी की नहीं, ये 2-3 साल पहले की बात है। तो लेकिन अगर कहा है या सोचता है प्रशासन हमारा ऐसा, तो ये जो समस्या है ये प्रशासन की है। और इसमें कौन राजनीतिक कोई भी प्रतिनिधि, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, वो क्यों चाहेगा साहब जाम लग गए, कल उसकी गाड़ी भी तो उसी में फंसेगी, है ना। तो ये प्रशासन के हाथ में है, थोड़ा बहुत जनता का भी है। इंक्रोचमेंट जहां पर है, जो रोडें हमारी छोटी हैं वहां पे वो अपने सामान को ना रखे, कर सकता है, लेकिन भाई दुकान भी चलाना उसके लिए जरूरी है।
एक व्यापारी हूं तो व्यापारी के नाते मैं कहूंगा कि दुकान भी चलना जरूरी है। हाँ, उस दुकानदार को ये करना चाहिए कि भाई कुछ कम जगह को घेरे। यानी कि इंक्रोचमेंट करे, और कहीं जाम लगता है तो आगे बढ़ के उस जाम को खुलवाने का प्रयास करे। नहीं, अभी लेकिन ये डिसाइड तो प्रशासन करेगा ना कि कहाँ से टमटम निकलनी चाहिए, किस रोड पे कितनी टमटम जानी चाहिए। महीने हम में अगर नई टमटम आ रही है तो हमें कितने टमटम का रजिस्ट्रेशन एक महीने में करना चाहिए, पुरानी टमटम जो है उन्हें खत्म करना चाहिए। जिनके पास लाइसेंस नहीं है दो पहिया वालों पे, उन पे सजगता करनी चाहिए। हालांकि उसमें चालान कटेगा, लेकिन थोड़ा तो मैं समझता हूँ शक्ति होगी तो शक्ति होगी तो सख्ती से ही काम होगा। हाँ, और ये शक्ति का फायदा जनता को ही मिलेगा, ये मेरा सोच है। तो दूसरी चीज एक और ये थी कि जो लोग बाहर से यहाँ व्यापार में आते हैं, जी सामान की खरीदारी करने आते हैं, जी तो इधर उधर कहीं देखने पे शौचालयों की व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती है। जी, इसको लेकर क्या कदम उठाया जा सकता है? ये एक बहुत ज्वलंत समस्या है। अगर आप देखें तो हमारे पीलीभीत शहर के अगर मुख्य बाजार में अगर आप जाएं और कोई महिला अगर बाहर से आई है तो कोई भी आपको महिला शौचालय नहीं मिलेगा। और उस समय महिलाओं के लिए एक बहुत विषम परिस्थिति होती है कि जब उन्हें उस शौचालय का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप जाएं तो पीलीभीत शहर इतना बड़ा नहीं है, अगर आप रेलवे स्टेशन से चलें तो आपको नावल्टी टॉकीज के चौराहे तक जाएं तो सिर्फ एक सार्वजनिक शौचालय है, वो है आपका विशाल टॉकीज के सामने। उस पे भी ज्यादातर ठेले वाले खड़े रहते हैं। जब कोई महिला को जाना होता तो वो थोड़ा बहुत सुख जाती है, जिसकी वजह से, हालांकि वो बहुत साफ सफाई उसकी रहती है, लेकिन वो संस्था रोटरी का बनाया हुआ है, नगर पालिका के पास है इस समय। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक विषम परिस्थिति है, विषम समस्या है। और इसमें भी मैं कहूंगा कि आपको जनता की तरफ से सहयोग, जो जनता की संस्थाएं होती हैं, जो क्लब होते हैं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, वो सहयोग करेंगे, उन्हें भी आगे आना चाहिए। आगे आती हैं। आज की तारीख में अगर आप देखें, जो कुछ भी पानी की टंकियां हैं या आपके क्या कहते हैं सार्वजनिक शौचालय हैं या राहगीरों के लिए जो क्या कहते हैं विश्राम स्थल हैं, वो इन्हीं संस्थाओं के बनाए हुए हैं। आप प्रशासन के कहाँ बने हुए? आप मुझे एक प्रशासन का बना हुआ दिखा दें। आज के समय में जितने भी हमारे चौराहे हैं उनका सौंदर्यीकरण है वो सामाजिक संस्थानों ने करा। प्रशासन तो इतना अवेयर है कि ये लॉ में है कि अगर कोई मार्केट बन रही है तो उस मार्केट में शौचालय व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन पीलीभीत जितनी मार्केट बनी हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, किसी में भी जहाँ पे 50-50 दुकानें हैं बट वहां पे शौचालय व्यवस्था नहीं है। ये उनकी गलती है, जो लोग उसका निर्माण कर रहे हैं। नक्शे में होता है, ये बात मानूंगा, लेकिन वो नहीं कर रहा है। और अच्छा, उसको चेक करने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की है। हाँ, ये देखिए, ये तो आपका कहना ये है कि ताली तो एक हाथ से बजती नहीं, दोनों हाथों से बजती ना। तो ये एक सही बात है। लेकिन प्रशासन जब सख्ती करता है, जब मास्टर की क्लास में आप बैठे हुए हैं और मास्टर आपको सबक याद करने को कह रहा हो, आप याद करके जाएंगे नहीं, तो जब वो डंडा उठाता है तभी तो डर बनता है विद्यार्थी के अंदर। तो प्रशासन का जब डर होगा ना तो जनता तभी उस चीज को सीरियसली लेगी। लेकिन उस डंडे को उठाने का काम प्रशासन का है और बाकी सुधार करने का काम जनता का है कि उसमें सहयोग करे। आपने शहर के मुद्दों को अच्छे से उठाया। दीपावली पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों ही पहलुओं से? देखिए, दीपावली का एक त्योहार बड़ा ही हर्षोल्लास का त्योहार है हम सबके लिए, और हमें गर्व होना चाहिए कि ये त्योहार एक ऐसा है कि जिसमें मूर्ति कोई मुसलमान बनाता है, उसकी पूजा हिंदू करता है। कुम्हार को हम अनुसूचित जाति में रखते हैं, लेकिन उसको एक सवर्ण जाति वाला क्या कहते हैं, उस मूर्ति की पूजा करता है, उसके बनाए बर्तनों में, दियों में पूजा करता है। तो ये भारतीय संस्कृति का एक ऐसा स्वरूप है जो आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो उन सब चीजों को देखते हुए मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि इस त्योहार को बड़े ही सद्भावना रूप में हम सबको मनाना चाहिए। जनता के बीच में हर एक को ये संदेश देना चाहिए कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और आप देखें, जिस समय त्योहार होता है, धनतेरस का पर्व होता है, तो हर जाति विशेष का आदमी उस त्योहार का मजा लेता है। बिल्कुल, हर कोई आता है और हर समुदाय के लोग
उस पर्व का आनंद उठाते हैं, पर्व का आनंद उठाते हैं, उस पर व्यापार करते हैं, रोजी रोटी और कमाते हैं। व्यापारी जो है सब है, हर जाति विशेष का है। तो हमें हिंदुस्तान की एकता अखंडता को बनाए रखना है, त्योहारों को अच्छे से मनाना है, हंसी खुशी से बनाना है, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका पतन करना है। अभी हमने दशहरे का पर्व मनाया जिसमें हमने बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। तो जब बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, उसी के बाद ये पर्व बनता है दीपावली का, जो अंधेरे पर उजाले की विजय है। तो हमेशा यही है, रात के बाद उजाला है ना। तो ये पर्व आ रहा है और हम सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि भाई सब अच्छे से रहें, मिलजुल के रहें, अपने शहर में शांति व्यवस्था बना के चलें और त्योहार को बहुत ही सद्भावना के साथ बनाएं। मैं यही कहना चाहूँगा और सबको एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी नमस्कार, नमस्कार और धन्यवाद, शुभकामनाएं। नमस्कार।